कक्षा 6 की भूगोल की पाठ्यपुस्तक पृथ्वी हमारा आवास। प्रस्तुत है इस पुस्तक का पाठ 2, ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। पृष्ठ 10 से पृष्ठ 18 तक। तो आइए अब सुनते हैं पाठ। पृष्ठ 10। पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है। यह उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसी दिखती है? इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानीपूर्वक ग्लोब को देखिए। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। यहां चित्र में ग्लोब की 3 छवियों को दिखाया गया है, जिसमें अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं को दर्शाया गया है। साथ ही तीसरे चित्र में पृथ्वी के अक्ष को दिखाया गया है। ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जाए जा सकते। पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब। तथा गुब्बारे जैसे ग्लोब जिनमें हवा भरी जा सकती है। एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाए जा सकते हैं। ग्लोब स्थिर नहीं होते हैं। इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया या लट्टू घूमता है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। अब प्रश्न यह उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है? इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं के संदर्भ की आवश्यकता होती है। आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है। जिसे अक्ष कहा जाता है। ग्लोब पर वे 2 बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है, उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव हैं।
ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है। लेकिन याद रखें, इन दोनों में एक अंतर है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती है। यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है। जो एक काल्पनिक रेखा है। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। आओ कुछ करके सीखें। एक बड़ा सा गोलाकार आलू या गेंद लें। स्वेटर बुनने वाली सलाई को इसके अंदर घुसा दें। यह सलाई ग्लोब पर दर्शाए गए अक्ष के अनुरूप है। अब आप इस आलू या गेंद को उसके अक्ष पर बाएं से दाएं घुमा सकते हैं। पृष्ठ 11। इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध, तथा दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है। एवं यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश, या समानांतर रेखाएं कहा जाता है। अक्षांशों को अंश में मापा जाता है।
विषुवत वृत्त 0 अंश अक्षांश को दर्शाती है। चूंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है, अतः इसका माप होगा 360 अंश का 1/4, यानी 90 अंश। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तर ध्रुव को दर्शाता है तथा 90 अंश दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव को। इस पृष्ठ पर चित्र 2.2 दिया गया है, जिसमें पृथ्वी के अक्षांशों के विषय में दिखाया गया है। इस चित्र पर विषुवत वृत्त को दर्शाया गया है। साथ ही विषुवत वृत्त से उत्तर की ओर उत्तर ध्रुव तक समानांतर रेखाओं को भी दर्शाया गया है। इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है तथा विषुवत वृत्त के दक्षिण स्थित सभी समानांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है। सामान्यतः इसे उ या द अक्षर से व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर, एवं ब्राजील दक्षिण अमेरिका में बेलो होरिज़ोंटे, दोनों एक ही अक्षांश 20 अंश पर स्थित हैं। लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 अंश उत्तर में एवं बेलो होरिज़ोंटे विषुवत वृत्त के 20 अंश दक्षिण में स्थित है। इसलिए हम कहते हैं चंद्रपुर 20 डिग्री उत्तर अक्षांश पर तथा बेलो होरिज़ोंटे 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर स्थित है। चित्र 2.2 से स्पष्ट है कि जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं, अक्षांशों का आकार घटता जाता है। महत्वपूर्ण अक्षांश यानी समानांतर रेखाएं। इस पृष्ठ पर चित्र 2.3 में महत्वपूर्ण अक्षांश एवं तापकटिबंध दर्शाए गए हैं। जैसे मध्य भाग में विषुवत वृत्त,
तथा उत्तर की तरफ कर्क रेखा। उनके मध्य का भाग उष्णकटिबंध। तत्पश्चात उत्तर ध्रुव वृत्त। और कर्क रेखा और उत्तर ध्रुव वृत्त के बीच का भाग उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध। उसके पश्चात उत्तरी शीत कटिबंध और उत्तर ध्रुव। तथा दक्षिण ध्रुव। विषुवत वृत्त 0 डिग्री। उत्तर ध्रुव 90 डिग्री उत्तर। तथा दक्षिण ध्रुव 90 डिग्री दक्षिण के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश अर्थात समानांतर रेखाएं और भी हैं। ये हैं पृष्ठ संख्या 12। पहला, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर। दूसरा, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण। तीसरा, विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तर ध्रुव वृत्त। चौथा, विषुवत रेखा के 66.5 डिग्री दक्षिण में दक्षिण ध्रुव वृत्त। पृथ्वी के ताप कटिबंध। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्णकटिबंध कहा जाता है। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती हैं। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त
तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है। इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव, तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है। क्योंकि यहां सूर्य क्षितिज से ज्यादा ऊपर नहीं आ पाता है। इसलिए ये शीत कटिबंध कहलाते हैं। इस पृष्ठ पर चित्र 2.4 अ और चित्र 2.4 ब दिखाए गए हैं। दोनों चित्रों में एक बोर्ड दर्शाया गया है जिस पर टॉर्च का प्रकाश पड़ रहा है। चित्र अ में बोर्ड को टॉर्च के प्रकाश के 90 डिग्री के कोण पर रखा गया है। अतः टॉर्च से निकलने वाला प्रकाश बोर्ड पर ज्यादा नहीं फैल रहा। इस चित्र अ के नीचे लिखा गया है, सीधी सतह पर टॉर्च का प्रकाश तेज तथा कम क्षेत्र पर फैलता है। इसी प्रकार चित्र ब में बोर्ड को काफी तिरछा कर दिया गया है। जिससे टॉर्च का प्रकाश समानांतर न पड़ के काफी तिरछा पड़ रहा है। इसकी वजह से टॉर्च का प्रकाश बोर्ड पर काफी अधिक क्षेत्र में फैल रहा है।